हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। दोस्तों, आ गया हूं मैं आप सभी के सामने लेकर के मैथ्स के बेस्ट एवर प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, अगर ये सेशन आप सभी लगातार देखते रह जाएंगे एग्ज़ाम तक, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम 100% एग्ज़ाम में आप 25 में से 20-22 क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, अगर आपने आज तक भी मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है तो दोस्तों इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना है। और अगर आपको दोस्तों सेशन पसंद आए तो आपको इसे शेयर करना है, अन्यथा मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसका लाभ मिल सकता है। चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान क्रमशः 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड तथा 40 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड है, तो इसके तीसरे कोण का मान क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी को 10 सेकंड का समय देना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे बन सकता है ये प्रश्न। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे बन सकता है ये प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप सभी के पास एक त्रिभुज ए बी और सी है दोस्तों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। दोस्तों हम इस तरह के प्रश्न को कैसे कर पाएंगे जिसमें डिग्री मिनट और सेकंड तीनों में आपका एंगल दिया हुआ है। दोस्तों इसके लिए आपको डिग्री और मिनट और सेकंड का कन्वर्जन आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक डिग्री बराबर जो होता है 60 मिनट होता है। दोस्तों, एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और आप सभी को साथ साथ ये बात जरूर पता होगा कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। दोस्तों ये जो डंडा है ये मिनट को दिखा रहा है एक डंडा, और दोनों डंडा दोस्तों दो डंडा है तो सेकेंड को दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि 180 डिग्री को हम लोग मिनट और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, 180 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 179 डिग्री। एक डिग्री की जगह पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। और दोस्तों अब इसे हम लोग सेकेंड में कैसे ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, 179 डिग्री तो 179 डिग्री हो जाएगा। 60 मिनट की जगह दोस्तों हम लोग एक मिनट निकाल लेंगे और इसकी जगह 60 सेकेंड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 59 मिनट। तो दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डिग्री मिनट और सेकेंड में कितना होता है। तो आपको डायरेक्ट ये बात याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डिग्री मिनट सेकेंड में 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड होता है। दोस्तों अब आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया है, हमें दो एंगल दिया गया है। एक एंगल क्या है दोस्तों, 20 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकेंड। देखिए दोस्तों, दूसरा एंगल हमारा क्या है, 40 डिग्री 10 मिनट और 15 सेकेंड। दोस्तों अगर ये दोनों को हम ऐड कर लें और तीनों कोणों का योग हमें पता है उससे घटा दें तो हमारा तीसरा कोण निकल जाएगा। तो पहले इसे ऐड कर लेते हैं, पहला और दूसरा कोण का योग क्या होगा दोस्तों, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये 3, ये हो जाएगा 5, ये 2, ये हो जाएगा 0 और ये 4 2 6। तो ये हो गया दोस्तों 60 डिग्री 25 मिनट और 35 सेकेंड। हमें क्या पता है, तीनों कोणों का योग जो कि क्या होता है 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। अब इसमें से हम लोग दो कोण का योग, अगर ये दो कोण का योग घटा दे तो ये कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 मिनट 25 डिग्री और 35 सेकेंड। घटाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 5 यहाँ पे हो गया 2 2 5 5 में से 3 गया 2, यहाँ 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 1 और 1। तो 119 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड, ये हो जाएगा दोस्तों आपके इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा प्रश्न बन जाता है जब आपका डिग्री मिनट और सेकेंड तीनों में पूछा हुआ हो।
तो दोस्तों आपको मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना पाइएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे देता हूँ यहाँ पर, आप सभी इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसे बनाइएगा दोस्तों। अगर आपको मान लीजिए दिया है 45 डिग्री 25 मिनट 35 सेकेंड और 30 डिग्री 40 मिनट और 30 सेकेंड। दोस्तों आप इस प्रश्न को सॉल्व करके उत्तर कमेंट बॉक्स पे जरूर पोस्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न क्या है कि अगर 812 P4 35 9 के द्वारा विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए, कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा, यानी कि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो इसके अंकों का योग क्या होगा दोस्तों, 8 + 1 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 5 23, 23 और प्लस में ये P 23 + P/9, ये विभाजित यहाँ P पे क्या रख दे, P का वैल्यू क्या रख दें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम P का वैल्यू 4 रखते हैं, अगर हम यहाँ P के वैल्यू को 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 23 और 4 27, और 27/9 ये 3 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका दोस्तों P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लेना है दोस्तों, और जोड़ जोड़ के 9 9 बनाकर काट देना है। जैसे 8 1 9, 5 4 9, 3 2 5, 5 बच गया और प्लस आपके पास P है। तो P का वैल्यू क्या रखे, तो 5 और 4, 5 और 4 9 होता है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित तभी होगा जब उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अगर x + y = 5 है और x², देखिए दोस्तों ये जो साइन है ये स्क्वायर का है, ये साइन आपका स्क्वायर का है, तो x² + y² बराबर अगर 17 है, बराबर अगर 17 है तो x - y का होल स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, मेरा आदत है कि मैं भी किसी भी प्रश्न को बेसिक से पहले बतलाता हूँ, बाद में आप इसका वैल्यू पुट करके भी 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। मान लीजिए आपने एग्जाम में आपका दिमाग उतना कभी कभी ये रहता है तो कंफ्यूज हो जाता है, तो दोस्तों आप अचानक से वैल्यू पुट ना कर पाए दोस्तों, तो आपको बेसिक अगर पता होगा तो शायद आप इस प्रश्न को आराम से बना लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या हो सकता है इसका बेसिक, हमें क्या दिया है, x + y = 5, और क्या दिया है, x² + y² = 17, और पूछा क्या है दोस्तों, x - y के होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये होता है दोस्तों x² + y² - 2xy। ये तो आप सभी को पता होगा, और नहीं भी पता है तो दोस्तों इसे याद कर लीजिए, x² + y² - 2xy। अब दोस्तों हमें क्या पता है, हमें क्या दे रखा है इस प्रश्न में, x² + y² तो दे रखा है, हम यहाँ रख देंगे, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू हमें नहीं पता। अगर एक्स वाई का वैल्यू पता रहता तो हम डायरेक्ट रखते और आंसर मिल जाता। तो एक्स वाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, हमें पता है ये x + y = 5 दिया, अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, x² + y² + 2xy बराबर 2xy बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों x² + y² का वैल्यू तो आपको दे ही रखा है, यहाँ पे 17 रख देंगे प्लस 2xy और बराबर 25। दोस्तों 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 2xy बराबर क्या हो जाएगा, ये 17 इधर जाकर घट जाएगा तो 25 में से 17 गया 8 हो जाएगा, और xy बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, xy बराबर 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर रख दीजिए आराम से वैल्यू, x² + y² का वैल्यू आप क्या रख दीजिएगा, यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों मैं, x² + y² का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, 17 दिया है 17 रख दीजिएगा। 2 × xy का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 4 निकाला है, तो 4 रख दीजिए। 4 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा दोस्तों, 9 आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसका वैल्यू पुट करके कैसे डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते थे, बिना इतना कुछ बनाए, बिना बनाए आप कैसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे वैल्यू पुट करके। तो देखिए दोस्तों x के जगह पे क्या रखे और y के जगह पे क्या रखे कि जोड़ने पे 5 हो जाए। तो अगर x के जगह पे अगर आप 4 रखते हैं और y के जगह पे 1 रखते हैं तो 4 और 1 हो जाता है दोस्तों 5। और दोस्तों x² और y² = 17 भी होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए आपका वैल्यू। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17। तो दोस्तों यह सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि आप x के जगह पे 4 रख सकते हैं और y के जगह पे 1 रख सकते हैं, और यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप x के जगह पे 4 रखते हैं
और माइनस वाई की जगह पे 1 रखते हैं तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। आज का दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि 8 सालों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो ब्याज दर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप देखते ही बिना कुछ पेन उठाए डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 8 सालों का अगर साधारण ब्याज 40% है तो 1 साल का क्या होगा, तो 1 साल का क्या होगा 40/8 डायरेक्ट 5%। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि आपने कैसे कर दिया, क्योंकि देखिए दोस्तों 8 साल का साधारण ब्याज 40% है और रेट क्या होता है दोस्तों, आपका रेट होता है कि 1 साल में आप किसी धन को किस दर पे दिए, वही आपका रेट होता है। तो 1 साल में आप कितना दर पे देंगे 40/8 यानी 5% हो जाएगा। लेकिन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए दे क्या रखा है, एसआई जो है ये प्रिंसिपल का 40% है, तो एसआई अपॉन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों 40/100 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। एसआई इक्वल टू होता है दोस्तों पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दोस्तों अब आप यहाँ पे p के जगह पे क्या रख दीजिएगा 100 रख दीजिएगा, r आपको निकालना है, t आपका 8 दे रखा है अपॉन 100 और यहाँ SI आपका 40 है, SI आपका क्या है 40 है, यहाँ 40 रख दीजिए। देखिए दोस्तों ये 100 से 100 कट जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 40/8 यानी कि 5%। ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका दोस्तों। अब आपको देखिए ध्यान में हमेशा रखना है कि जब भी कभी आपका प्रिंसिपल अगर 100 है तो आपको ये सब लिखना ही नहीं है, इतना 100 को काट रहा है, आपका दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए कि यहाँ 100 और 100 को काट रहा है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप इतना कुछ लिखिए और एग्जाम में सॉल्व करके सारा क्वेश्चन कर जाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ के रखना होगा कि अगर 100 यहाँ पे और ये 100 को काट रहा है तो डायरेक्ट आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बराबर आपका ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे टी आपका 8 दिया हुआ है, ऐसा ही 40 है और आर आपको निकालना है, ये डायरेक्ट आप काट लीजिएगा, 5% आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को, मैं जैसा भी समझा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सभी को सही में अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दोस्तों प्रश्न है कि सी ए की तुलना में किसी काम को खत्म करने के लिए 2 गुना समय लेता है, यानी सी जो है ए की तुलना में 2 गुना समय लेता है और ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो ए अकेला, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में ए अकेला, ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं इसका बेसिक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है आपका, वर्क जो होता है वो क्या होता है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य जो होता है वो आपका क्षमता इंटू समय होता है, कि आप एक दिन में किस क्षमता से, आपका क्षमता क्या है, आपका क्षमता क्या है, एक दिन में आपका क्षमता क्या है काम करने का और कितना समय ले रहे हैं, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। जब भी दोस्तों ऐसा कोई रिलेशन दे रखे कि सी ए की तुलना में किसी काम को करने में 2 गुना समय लेता है, तो देखिए दोस्तों काम तो सेम है, काम ये भी वही कर रहा है जितना सी कर रहा है उतना ही ये कर रहा है, लेकिन समय 2 गुना ले रहा है। तो जब भी कभी दोस्तों काम सेम हो, क्या हो, काम सेम हो, काम समान हो, तो दोस्तों जो इफिशियंसी होता है जो इफिशियंसी होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफिशियंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम इफिशियंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ही वाइस वर्सा होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है ए और सी के बारे में, यहाँ पे इनका समय है और यहाँ इफिशियंसी हम समझते हैं। तो अगर समय दे रखा है कि ए सी से जो है सी ए से 2 गुना समय लेता है, यानी कि सी अगर एक समय लेता है तो सी उसका 2 गुना समय लेता है, तो इनका क्षमता क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए और बी मिल करके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिल करके 10 दिन में कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों इसका एलसीएम हम ले ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हम जो ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 30, इसका टोटल वर्क हो गया दोस्तों। अब इसको 6 को अगर 30 को अगर 6 से भाग दे देते हैं दोस्तों तो ये ए और बी के एक दिन का इफिशियंसी निकल जाएगा, ए और बी के एक दिन का इफिशियंसी निकल जाएगा, 30 को 6 से भाग देने पे ये 5 हो जाएगा। अब इस 30 को 10 से भाग देने पे बी और सी के एक दिन का इफिशियंसी निकल जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ए से पूछा है कि ए कितने दिनों में काम कर लेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए का अकेला एफिशिएंसी हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो हम क्या करें कि ए का अकेला एफिशिएंसी हमें यहाँ से पता चल जाए। तो दोस्तों हमको ए और सी का हमें ए और सी का जो है यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ए और सी के इफिशियंसी का रिलेशन यहाँ दे रखा है। यहाँ से भी अगर ए और सी का रिलेशन हमें पता चल जाए तो हम ये दोनों को इक्वेट करा देंगे और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो हम दोस्तों अगर इससे इसको घटा दे, इस इक्वेशन से इसे घटा दे, यानी ए प्लस बी माइनस
बी प्लस सी को घटा दे और इधर 5 माइनस 3 कर दे तो ए और सी का हमें रिलेशन पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2। बी से बी दोस्तों कट जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए माइनस सी बराबर 2। यानी कि ए और सी का जो क्षमता है, क्षमता का जो डिफरेंस है वो क्या है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे हम अगर देखें ए और सी के क्षमता का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका क्षमता 2 है, इसका 1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यही एक यूनिट जो है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो एक यूनिट अगर 2 के बराबर है तो ए जो है किस इफिशियंसी से काम कर रहा है, कितने यूनिट इफिशियंसी से काम कर रहा है, 2 यूनिट से। यानी एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। वहीं सी का देखें तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे प्रश्न पूछा है कि ए अकेला काम कितने दिनों में कर देगा। तो ए को टोटल काम कितना करना है, 30 काम करना है। ए को काम करना है कितना, 30। ए का क्षमता कितना है, 4, भाग देंगे दोस्तों 7.5 डे में कर देगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ए अकेला काम कितने दिनों में कर देगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ देता कि सी अकेला काम कितने दिनों में कर देगा, तो सी का क्षमता हमें पता है 2, काम करना है 30, तो सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 30/2, 15 दिनों में कर देगा। अगर पूछ देता बी कितने दिनों में कर देगा दोस्तों, तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता हमें पता है 5, ए का एक दिन का क्षमता पता है हमें 4, तो बी का एक दिन का क्षमता क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी 1। यानी बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, उसे करना है कितना काम, 30 काम। तो बी कितने दिनों में कर देगा टोटल काम, बी कितने दिनों में कर देगा, 30/1 दिन में, यानी कि 30 डे में। तो दोस्तों यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ए बी सी किसी का भी पूछ सकता है, आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके सीजीएल के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी को मैं ये प्रश्न समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसे अच्छा से समझिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों आज का अगला प्रश्न क्या है, अगर जी समबाहु त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है और ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है तो जी डी का मान बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि केंद्रक होता क्या है। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि केंद्रक क्या होता है दोस्तों। तो केंद्रक के लिए हम लोग दोस्तों देखते हैं, आपको किसी भी त्रिभुज में, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ समबाहु त्रिभुज का नहीं, किसी भी त्रिभुज का, मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है जैसे एबीसी। दोस्तों अगर हम त्रिभुज में मीडियन डालते हैं तीनों साइड से, अगर इससे डालते हैं मीडियन, इससे डालते हैं मीडियन और इससे डालते हैं मीडियन, तो दोस्तों जो मीडियन का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही दोस्तों हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। वही क्या होता है, केंद्रक होता है। तो मीडियम का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा केंद्रक होता है। लेकिन दोस्तों अगर यही समबाहु त्रिभुज में ऐसा दे दे कि समबाहु त्रिभुज में, तो ये किसी भी त्रिभुज के लिए है कि मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही केंद्रक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मीडियन हो जाएगा। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि केंद्रक जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। केंद्रक जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। केंद्रक जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि मेरे पास समबाहु त्रिभुज, प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास प्रश्न क्या है कि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी। क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज एबीसी। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी और सी दोस्तों। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या है, जी आपका समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है। तो एक केंद्रक के लिए हमें मीडियन बनाना पड़ेगा। ये हमारा मीडियन हो गया और ये जी इसका केंद्रक हो गया, और केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जब भी कभी अब दोस्तों बात हो समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज में जो मीडियन होता है वही आपका हाइट भी होता है, वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो दोस्तों ये काम आपका, जब आपको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज का ये हाइट है, तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का हाइट दोस्तों होता है √3/2a। क्या होता है, √3/2a। और यहाँ पे आपको दिया रखा है ए बी इजकल टू 18। ए बी मतलब इसका साइड 18 है, यानी ए का वैल्यू 18 दे रखा है। ए का वैल्यू आपको 18 दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकाल लेंगे, √3/2 इंटू 18। यहाँ 9√3 तो दोस्तों हाइट निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, 9√3 तो हाइट निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, जी डी। ये हमारा जी डी है, जी डी पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो 18 निकला ये क्या निकला, हाइट। और हाइट कितना यूनिट है, 2 और 1 3 यूनिट है। यानी यही 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, सॉरी हाइट जो निकला आपका 9√3 निकला है, और आपका यही 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9√3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही तो हाइट है। तो ये 9√3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3√3। आपसे क्या पूछा है, जी डी। जी डी कितना यूनिट है, 1 यूनिट है।
तो दोस्तों GD बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3√3, यानी GD का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3√3 हो जाएगा। GD 3√3 हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तो तथा HCF 8 है तो उस संख्या का LCM क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रश्न बन जाता है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड का क्या है 1280, आपको HCF दिया हुआ है, डायरेक्ट आप LCM निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा LCM, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन HCF, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 1280 अपॉन 8, काट देंगे 16, 8 का पावर में 16 बार में 128, 160 बार में चला जाएगा। देखिए दोस्तों आप डायरेक्ट इस प्रश्न को बना सकते हैं बिना इतना कुछ लिखे हुए। जब भी आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट देखिए कि 1280 गुणनफल है, 8 HCF है, यानी कि 8 जो है इधर जाकर इससे भाग देंगे 8 से, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 8 का जरूर मल्टीपल होगा। क्या होगा 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे। या आप देख सकते थे कि 8 को किससे गुना करें कि मेरा ये 10th प्लेस पे 8 आ जाए, तो 8 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 होता है दोस्तों, तो आप 10th प्लेस पे ये 8 दे देगा, डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% घटा दिया, इसके बाद एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है, तो कमी के पश्चात चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि चीनी के मूल्य में कमी के पश्चात अभी प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक महीने में कितने रुपए का चीनी खाते हैं, मतलब आपका एक महीने में चीनी पर कितना खर्च होता है, तो दोस्तों आप कैसे बताइएगा कि एक महीने पे कितना खर्च होता है। तो देखिए दोस्तों आप बताइएगा कैसे खर्च कितना होता है। आप देखिएगा कि आप एक महीने में चीनी कितना खाते हैं, यानी आपका खपत क्या है, और उसके बाद आप क्या देखिएगा कि आपका प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है, यानी कि आपका खर्च इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन इनटू प्राइस होता है दोस्तों। अब जब कभी भी एक्सपेंडिचर आपका सेम हो तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या प्राइस क्या हो जाएगा कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% घटा दिया गया चीनी का मूल्य, 10% घटा दिया गया, यानी कि 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। अगर आपका 10 पहले मूल्य था तो अब 1 घटा दिया गया, यानी कि ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या था 10 था, अब 1 घट गया तो 9 हो गया, तो आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आप हर महीने 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप कितना अधिक खरीद सकते हैं 9 से 10, यानी 1 यूनिट अधिक खरीद सकते हैं, यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 6.2 kg है। ठीक है, यही एक यूनिट का वैल्यू क्या है 6.2 kg है। और अब आप खाते कितना चीनी है 10 यूनिट खाते हैं, यानी कि अब आप कितना kg खाते हैं, तो 6.2 इंटू 10 यानी कि 62 kg खाते हैं। अब आपसे पूछा है क्या कि घटने के बाद, दाम घटने के बाद, मूल्य में कमी के बाद प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो आप खाते हैं 62 kg, आपका खपत है, इंटू प्राइस इज इक्वल टू आपका पूरा एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 837 रुपया। बस यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा, 837 अपॉन 62 काट लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 13.5 बार में आपका कट जाएगा, 13.5 बार में कट जाएगा दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा दोस्तों, ये एक अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो दोस्तों तो फिर से इसको करके फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे बनेगा ये प्रश्न। दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल। इन सभी को अगर हम 8 से विभाजित करते हैं तो हमारा
शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे क्या होता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/8, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/8, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1/8, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/8, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/8। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8 और 8 8 को पूरी तरह से काट देगा दोस्तों, पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 8 8 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसके बाद अगर आप देखिएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 और 2 आ रहा है और नीचे 8 है, तो ये पूरी तरह से काट देगा और यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके बाद कोई भी नंबर हो, इसके बाद कोई भी नंबर हो, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर होगा वो 8 से विभाजित होगा। 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर हमने यहाँ पे देखा है कि 8 से विभाजित हो रहा है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, जो रिमाइंडर देगा यही 3 नंबर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिमाइंडर देगा, 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3 दूनी के 6/8, 6/8, ये क्या हो जाएगा एलसीएम 8 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, तो 9/8 यानी कि भाग दीजिएगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं दोस्तों, आपको घर पे करके इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है दोस्तों। तो आपको अगर प्रश्न इस तरह से दे दे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12, तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर लिखिएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न, हमारा 10वां प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि बी की गति ए की तुलना में 12.5% अधिक है, वे क्रमशः 12 घंटा और 15 घंटा चलते हैं, ए बी से 65 किलोमीटर कम चलता है, तो ए और बी दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि ए और बी ने कुल कितना डिस्टेंस तय किया। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आपको सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये बात आप लोगों को सबको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। बोल रहा है ए की गति बी की तुलना में 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है। इसको दोस्तों फ्रैक्शन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये 8 है, 8 जो है ये क्या है, ये ए की गति है दोस्तों, क्योंकि जिसकी तुलना में बोला है वो नीचे रहता है, तो ये ए की गति है। और ये ऊपर वाला क्या है, ये अधिक है, ये इतना अधिक है, ये इतना अधिक है, यानी बी की गति क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्पीड आपको पता चल गया ए और बी का क्या हो रहा है 8 और 9। इन दोनों का आप लोगों को क्या पता है, समय पता है कि ये 12 घंटा चलता है और ये 15 घंटा चलता है, टाइम भी आप लोगों को पता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो दोस्तों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए और बी का डिस्टेंस कितना चलेगा, तो 8 इंटू 12 इज टू 9 इंटू 15। दोस्तों यहाँ से हम काट लेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 45। अब दोस्तों आपको दे रखा है कि ए बी से 65 किलोमीटर कम चलता है, ए बी से 65 किलोमीटर कम चलता है। यहाँ ए बी से कितना कम चल रहा है, 45 में से 32 घटा देंगे दोस्तों 13 यूनिट, यानी ए बी से यहाँ 13 यूनिट कम चल रहा है। यही 13 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों 65 किलोमीटर। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। पूछा है कि दोनों मिलकर के कितना चलते हैं, तो दोनों मिलकर के टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहे हैं, 5 2 7 4 3 7, 77 यूनिट कर रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर है, तो 77 को 5 से गुना करेंगे, 7 बचे के 35, यूनिट प्लेस पे 5, एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, ये 77 है, देखेंगे कि कौन सा इसमें अगर 77 से कटेगा कोई नंबर तो वो 11 से भी, 77 का अगर कोई मल्टीपल है तो 11 और 7 का भी जरूर मल्टीपल होगा। तो देखेंगे दोस्तों 11 का कौन सा मल्टीपल है, तो 5 3 8 8, ये है 11 का मल्टीपल। और कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑप्शन से नहीं छाट सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेंगे, 77 इंटू 5 385। तो ये दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आप सभी ने इस सारे प्रश्न को बहुत ही मन लगाकर समझा होगा और आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस सेशन को लाइक कीजिए और इसे अगर आप लोगों को सही में अच्छा लगा है दोस्तों, ये सेशन सही में अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू आज के लिए।